तो हमारे पास अगर कोई वेव है, उसके पास कुछ एनर्जी है, वो बी और ई में बराबर डिवाइडेड होती है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, बराबर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी होती है एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई स्क्वायर, और बी के लिए एनर्जी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, और टोटल एनर्जी को तुम ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अच्छा, एक और अब इसमें लास्ट बात जो बताने को बच रही है मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो ये कि हमारी जो वेव्स है इनके पास मोमेंटम भी होता है। हमने बात पहले कभी सुनी है कि जो फोटोन है इनके पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। याद है, कहीं ना कहीं बातें सुनी तो हुई है हम लोगों ने। तो ये मोमेंटम कितना होता है, अगर मैं बताना चाहूं, मोमेंटम ऑफ एनी EM वेव, ये कितना होगा, P इज इक्वल टू U/C। ये वाला फॉर्मूला लास्ट। इनमें से सबकी डेरिवेशंस नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले हैं, और इन फॉर्मूले में ज्यादा एक्सप्लेनेशन है भी नहीं। एक ये वेव होती है, उसके पास एक तरह का मोमेंटम होता है। ठीक है, अगर वो किसी चीज के ऊपर पड़ेगी ना, तो उसके ऊपर एनर्जी भी ट्रांसफर करेगी और पर यूनिट एरिया पे ट्रांसमिट करेगी, तो उस प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। कोई चीज अगर प्रेशर लगा रही है तो यार उसके पास मोमेंटम भी है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये हो गया उसका, P इज इक्वल टू U/C। बहुत इन डिटेल नहीं जाना, इतने अंदर तक क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं तुम्हारे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे ना, वो उन दो इक्वेशंस में से ही सॉल्व हो जाएंगे। इसको नोट कर लो। ठीक, तो अभी ये चैप्टर ना सिर्फ फॉर्मूले वाला बची है। अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ रह नहीं गया, और अब लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर का रहता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि तुम्हारे को ये बात बता दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनमें से एक बहुत छोटी सी फ्रीक्वेंसीज हमें दिखाई देती है। तो अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हम पूरा पूरा एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और वो स्पेक्ट्रम हमें एक्सप्लेन करता है कि कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, कितने कितने वेवलेंथ की हैं। तो पूरा का पूरा बनाऊं ज्यादा बेटर है, मैं तुमको प्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि बुक में सीधा सीधा बना हुआ है ना, तुमको बनाने को आएगा पेपर में। हाँ, बट पता होना चाहिए। स्क्रीन आ रही है, देखो। ये देखो, हमारे पास इतनी सारी रेंज है फ्रीक्वेंसीज की। तुम्हारे सामने जो खुला हुआ है दिख रहा है ना, अपनी अपनी स्क्रीन पे देख लो। स्टार्ट करते हैं हम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज की चीज से। तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है एग्जैक्टली गामा रेस की। याद है, हमने गामा रेस स्टडी किया था, और मैंने ये बोला था गामा रेस कुछ और नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का लाइट रे है। तो वो लाइट रे इतनी वेवलेंथ की होती है, जो ये वेवलेंथ यहाँ स्पेसिफाई कर रखी होगी। देखो इधर जो ये वेवलेंथ दिख रही है, सॉरी मतलब वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसीज दिख रही हैं, इतनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं गामा रेस की। ठीक है, गामा रेस सबसे ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, तुक्का मारना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली चीज में ज्यादा एनर्जी होती है या ज्यादा वेवलेंथ वाली चीज में ज्यादा एनर्जी होती है? एग्जैक्टली ठीक है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उस वेव के अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी। तो गामा रेस सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। गामा रेस के बाद देखो क्या आ रहा है, एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज के बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेस, और देखो अल्ट्रावायलेट रेस के बाद आता है हमारा विजिबल रेंज, जो हमें दिखाई देती है। विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स,
फिर टीवी और एफएम रेडियो की जो वेव्स होती हैं वो, फिर ये एएम रेडियो, ये वाला तुमको भी समझना नहीं है, अगर तुम वो पढ़ोगे ना, क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वाला जो चैप्टर तुम्हारा 15th वाला, उसमें तुम एएम और एफएम के बारे में पढ़ोगे। और लास्ट है लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, अब तुम जस्ट ये देखो कितनी सारी वेव्स हैं हमारे पास और उनमें से कितना छोटा सा रीजन हमारी आईज देख पाती है। दिख रहा है, इतना सारा रेंज है एएम वेव्स की और हमारी आईज सिर्फ इतना छोटा सा रेंज देख पाती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये क्या बोलते हैं, ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम है। और इसमें जो लास्ट में हमने एक्सपेंड करके दिखाया हुआ है, देखो ये जो इस तरफ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जहां मेरा कर्सर दिख रहा होगा तुमको हिलता हुआ, यहाँ पे हमारी विजिबल रेंज एक्सप्लेन करी गई है कि 400 नैनोमीटर से लेके, ये वेवलेंथ में लिखी हुई है, ठीक है, 400 नैनोमीटर से लेके 450 के बीच में वायलेट आता है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इन सब के बारे में दे रखा है। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्लीटली। ये सारी चीजें हमारे ईएम वेव्स में होती हैं, ये सारे तरह की वेव्स होती हैं। ठीक है, हमने इनको अलग नाम दे रखा है, इन सबकी बेसिक प्रॉपर्टी तो सेम ही है, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रही है। तो जो जो हमने प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अभी तक देखी वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लास्ट में बस कुछ दे रखा है, ये चीज तो तुम खुद रीड कर लेना, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, कहाँ यूज होती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही थियोरेटिकल पार्ट है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता पेपर में आएगा, जस्ट नॉलेज के लिए पता रहना चाहिए। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस के बारे में तुमको थ्योरी दे दी गई है और उन लोगों का यूज दे रखा है। ये यूज तुमसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ पता होना चाहिए कि ये वेव्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, और इनकी थोड़ी सी ना वेवलेंथ की रेंज याद रख लेना। ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट रेस, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है काफी सारी बार बुक्स में ना, जैसे मान लो तुमने वो बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज वाले क्वेश्चन किए, तुमने उसमें किसी वेवलेंथ को कैलकुलेट किया और तुम्हारा आंसर मान लो 500 नैनोमीटर्स आ गया, तो वो ये पूछ लेते हैं कि ये किस रेंज की वेवलेंथ है, मतलब ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ है या ये अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ है। अब जैसे मैंने 500 नैनोमीटर बोला, तुम देखो यहाँ पे विजिबल लाइट की वेवलेंथ के अंदर आ रहा है 500 नैनोमीटर, इसका मतलब तुम आंसर लिखोगे कि हाँ हमें ये वेव दिखाई देगी, ये विजिबल लाइट है। समझ आई मेरी बात? और इसके साथ ये वाला चैप्टर होता है हमारा ओवर। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे हम लोग, प्रोबेबली नेक्स्ट ही क्लास में देखते हैं। और उसके बाद एक बार, अच्छा तुम लोगों ने खुशी, तुमने कंफर्म किया अपने स्कूल में, खुशी गोयल, चैप्टर 15 का? मुझे भी नहीं दिखा, क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस आया था डिलीटेड वाला भी, उसमें या तो सीधा सीधा नील लिख दिया था अगर चैप्टर में से कुछ नहीं कटा तो। ठीक है, तो उसको नहीं पढ़ते तो उसके अब हमारा सिलेबस होता है कंप्लीटली ओवर। ठीक है, अब तो कुछ नहीं रह गया ना सिलेबस में से। हम्म, ठीक है, वो तुम्हारा लास्ट वो चैप्टर कट हो गया है, वरना वो और रह गया था बस। तो आज की क्लास होती है ओवर।